नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेकर आए हैं। एसएससी, सीआरपीएफ, व्यापम और ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं हम विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप जो है किसी भी वीडियो को मिस ना करें। इस एमसीक्यू सेशन के अंदर आपको हर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है और फिर राइट आंसर जो है उसका एक कंसेप्ट क्रिएट करना है और उसको आपको क्लिक करना है। और अगर आप उसको कर देते हैं उसके बाद में आप ध्यान से रैशनल को सुने और अगर आपका क्वेश्चन राइट हो जाता है तो उसको काउंट करें, गलत हो जाता है तो उसको वापस रिकरेक्ट करें, है ना। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन शानदार एमसीक्यू सेशन की। अपना जो स्कोर होता है लास्ट में आप शेयर करें कि आपने कितना स्कोर किया है, आपने कितने राइट किए, कितने रॉन्ग किए, ये जरूर करें ताकि आपका इवेल्युएशन होता रहे। तो इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन के अंदर सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। When we caring for a client following removal of the thyroid immediately post-operative, the nurse should। क्वेश्चन ने पूछा है कि एक मरीज है जिसको थायराइड का सर्जरी हुआ है, थायराइड को रिमूव किया। थायराइड को रिमूव करना थायराइडेक्टमी कहलाता है। रिमूवल ऑफ थायराइड इज नोन एज थायराइडेक्टमी। इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी क्या चीज आप करेंगे? मेंटेन द क्लाइंट इन सेमी फाउलर पोजिशन विद द हेड एंड नेक सपोर्टेड बाय पिलो। Encourage the client to turn her head side to side to promote drainage of oral secretions. Maintain the client in a supine position with sandbags placed on either side of the head and neck. Encourage the client to cough and breathe deeply every 2 hours with the neck in a flex position. Which is the correct one? थायराइडेक्टमी सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद में कौन सी चीज इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव आप वहां पे करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा, फॉलोइंग थायराइडेक्टमी जो है वो क्लाइंट को हमेशा सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर रखते हैं जिससे स्वेलिंग जो होती है वो कम हो जाती है ना। और एयरवे वाला जो एरिया है उस पर प्रेशर भी कम लगेगा। जो थायराइड वाला एरिया होता है वो नेक वाला एरिया होता है और अगर सर्जरी के बाद में नेक एरिया में एडिमा होगा तो एयरवे में प्रॉब्लम होगी। तो मरीज को हमेशा जिस पोजीशन, जो प्रिफरेबल पोजीशन रहेगी वो कौन सी रहेगी? सेमी फाउलर पोजीशन, है ना। हेड और नेक जो है वो सपोर्ट करेंगे पिलो से। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि स्वेलिंग नहीं होगी नेक के एरिया में, और स्वेलिंग नहीं होगी तो एयरवे के ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा और एयरवे पे प्रेशर नहीं लगेगा तो मरीज की ब्रीथ जो है वो इजी हो जाएगी। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है एनकरेज द क्लाइंट टू टर्न हर साइड हेड साइड टू साइड, ये गलत जवाब है। मेंटेन द क्लाइंट इन ए सुपाइन पोजीशन, ये भी खोटा जवाब है। और एनकरेज द क्लाइंट टू कॉप एंड डीप ब्रेथ डीपली एवरी 2 आवर्स विद फ्लेक्स नेक पोजीशन, ये भी खोटा जवाब है। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अमंग दी फॉलोइंग सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ टीबी इज, है ना। कुछ कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, इसमें टीबी का सेकेंडरी प्रिवेंशन क्वेश्चन ने पूछा है। ऑप्शन है बीसीजी वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन, डोट्स ट्रीटमेंट, स्पुटम टेस्ट। सेकेंडरी प्रिवेंशन पूछा है आपको ट्यूबरकुलोसिस का, कौन सा सेकेंडरी प्रिवेंशन है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। बीसीजी वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन, डोट्स ट्रीटमेंट, स्पुटम टेस्ट। सेकेंडरी प्रिवेंशन के 4 टाइप होते हैं। थ्योरेटिकल लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ। इस चैनल पे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा। कम्युनिटी वाला जो पोर्शन है उसमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन वहां पे है। 4 टाइप है, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्या डिफरेंस होता है प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, उसको जरूर सुने। प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है ज्यादातर जो सेकेंडरी प्रिवेंशन यहाँ जो लिखा हुआ है वो ज्यादातर डिजीज होने के बाद में, है ना। कोई इंडिविजुअल है जो डिजीज के साथ में, तो अर्ली डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट से संबंधित है ना। डिजीज इतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया अभी तो अर्ली डायग्नोस कर लो, ट्रीटमेंट कर लो, उसके अंदर आता है।
तो बीसीजी वैक्सीनेशन और हेल्थ एजुकेशन कम्स अंडर प्राइमोडियल एंड बीसीजी वैक्सीनेशन कम्स अंडर प्राइमरी। तो ये तो हो ही नहीं सकते सेकेंडरी, हेल्थ एजुकेशन को हम प्राइमोडियल के अंदर काउंट करते हैं और बीसीजी वैक्सीन जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर काउंट होता है। अब स्पुटम टेस्ट और डोट्स ट्रीटमेंट ये दो चीजें हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है ट्यूबरकुलोसिस का वो हमेशा होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब स्पुटम टेस्ट जो होता है वो भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का तरीका होता है, डोट्स ट्रीटमेंट इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि नहीं है। लेकिन स्पुटम टेस्ट जो है अगर आप कैरिड आउट कराते हैं, टीबी का डायग्नोस्टिक टेस्ट तो है लेकिन हो सकता है कि मरीज को टीबी ना भी हो, लेकिन डोट्स ट्रीटमेंट आप किसी को दे रहे हैं तो उसी को दे रहे हैं जिसको टीबी है कि नहीं है। इसका मतलब डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ट्रीटमेंट तो सेकेंडरी में आएगा ही आएगा। तो इन दोनों में हम कंपेयर करें तो डी बिल्कुल खोटा जवाब है, बी सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेकेंडरी प्रिवेंशन का तरीका पूछा है ट्यूबरकुलोसिस का, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन टीबी का है ट्रीटमेंट डोट्स डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये तरीका है डोट्स ट्रीटमेंट का और डोट्स ट्रीटमेंट टीबी के इलाज में काम में लेते हैं। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। A client hospitalized with a fractured mandible is to be discharged. Which piece of equipment should be kept on the client with a fractured mandible? First है wire cutter, second है oral airway, third है pliers, fourth है tracheostomy set. Which is the correct one? कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? मरीज हॉस्पिटलाइज हुआ है, फ्रैक्चर मैंडिबल का केस है, डिस्चार्ज कर रहे हो आप, कौन सा पीस ऑफ इक्विपमेंट जो है आप क्लाइंट के फ्रैक्चर मैंडिबल वाले क्लाइंट के अंदर रखेंगे? फटाफट से जवाब लिखिएगा, एनी आइडिया? फ्रैक्चर मैंडिबल, फ्रैक्चर मैंडिबल, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की यहाँ पे, बहुत अच्छे। विच पीस ऑफ इक्विपमेंट शुड बी केप्ट ऑन द क्लाइंट विद ए फ्रैक्चर मैंडिबल? फ्रैक्चर मैंडिबल, देखिएगा द क्लाइंट विद फ्रैक्चर मैंडिबल जो है, पेशेंट जो फ्रैक्चर मैंडिबल का है, शुड कीप ए पेयर ऑफ वायर कटर्स विद हिम ऑल टाइम, है कि नहीं है ना, टू रिलीज द डिवाइस इन केस ऑफ चोकिंग और एस्पिरेशन। अगर मरीज चौक हो जाता है, एस्पिरेट हो जाता है, तो फ्रैक्चर मैंडिबल वाले मरीज को पास में एक जरूरत होती है वायर कटर की। किसकी जरूरत होती है? तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप कहोगे वायर कटर का क्या रोल है? तो फ्रैक्चर मैंडिबल वाला जो पेशेंट होता है उस वो वायर कटर इसलिए पास में रखते हैं क्योंकि जब भी उसको एस्पिरेशन या चोकिंग होने लग जाती है तो तुरंत वो उस वायर कटर को काम में लेते हैं, तो हर समय उसको वायर कटर अपने पास में रखना पड़ेगा। बी इनकरेक्ट है, जो ओरल एयरवे यहाँ पे लिखा हुआ है, ओरल एयरवे यहाँ काम में नहीं ले सकते, है ना। उसमें फ्रैक्चर मैंडिबल वाले पेशेंट में वायर लगे होते हैं और जो वायर है वहां से आप एयरवे को इंसर्ट ही नहीं कर सकते, है ना। वायर जो है मतलब वायर से आपने कभी सर्जरी देखी है, डेंटल सर्जरी, तो ऐसे वायरिंग की हुई होती है, जैसे घर में वायरिंग कैसे करते हैं वैसे पूरे मुंह के अंदर वायरिंग हो चुकी होती है। तो उस वायर वाली जगह में जगह ही नहीं है कि वहां से ओरल एयरवे अंदर एंटर हो सके, इसलिए बी तो आंसर ही नहीं है। सी इनकरेक्ट है क्योंकि कोई यूज नहीं है वहां पे, जो है प्लेयर्स जो है नहीं काम में ले सकते, है ना। वायर प्लेयर्स यूज किए जाते हैं ज्यादातर वायर को रिलीज करने के लिए, है ना, तो ये नहीं करना है। और लास्ट डी है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ट्रेकोस्टोमी सेट जो है वो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, है ना। अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ये लास्ट लिए काम में लेते हैं। इनिशियल तो ये है कि वायर कटर करके वायर को कट कर दो। अगर मरीज को सांस में दिक्कत हो रहा है, एस्पिरेशन हो रहा है, चोकिंग हो रहा है, तो तुरंत वायर को क्या कर दो, कट कर दो, है कि नहीं है। तो ए यहाँ पे अच्छा आंसर है। प्लेयर से वायर को जो है लूज किया जाता है, खोला जाता है, तो ये नहीं है, ये अपने पास में नहीं है, ओरल एयरवे अंदर जाएगा नहीं। और ट्रेकोस्टोमी सेट तो लास्ट इंटरवेंशन है ना। ऐसा नहीं है कि मरीज को सांस में दिक्कत हुई सीधी ट्रेकोस्टोमी कर दो, ना ना, उन वायर को क्या कर दो, कट कर दो। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी सी और डी इनकरेक्ट आंसर है। अगर आपने कभी फ्रैक्चर मैंडिबल का केस देखा हो और उसका ऑपरेशन के बाद का कंडीशन देखा हो तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से एज्यूम कर सकते हैं। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। Which among the following activity need to be restricted in a client with Parkinson's disease? पार्किंसंस डिजीज का पेशेंट है,
कौन सी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है? बीमारी है पार्किंसंस डिजीज, एक्टिविटी कौन सी पेशेंट में रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है? फर्स्ट है वॉकिंग ऑन द यार्ड ऑन ए कोल्ड विंटर डे, सेकंड है टेकिंग कोल्ड वाटर बाथ, थर्ड है टेकिंग फूड आइटम विच इज हाई इन वाटर कंटेंट, लास्ट है सिटिंग ऑन द बेच इन सन बीच इन सन ऑन ए समर डे। यार्ड में वॉकिंग कर रहा है कोल्ड विंटर डे में, कोल्ड वाटर बाथ ले रहा है, फूड आइटम ले रहा है जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा है, और समर डे में बीच के ऊपर बैठा हुआ है सन के सामने, सूर्य के सामने। विच इज द करेक्ट वन? फटाफट से जवाब लिखिएगा। कौन सी एक्टिविटी जो है वो रेस्ट्रिक्ट है पार्किंसंस वाले डिजीज के पेशेंट के अंदर? अगर आपको पार्किंसंस डिजीज का आइडिया हो, पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसोनिज्म और पार्किंसंस डिजीज जो है इसको सेकिंग पाल्सी के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी जो है पैरालाइटिक एजिटांस भी इसको बोलते हैं। डोपामिन और एसिटाइल कोलिन का रेशियो इस बीमारी में डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे बॉडी में डोपामिन एसिटाइल कोलिन की तुलना में कम हो जाता है, जिससे पेशेंट में ट्रेमस, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया देखने को मिलता है। इस मरीज में जिसमें ट्रेमस, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया है, उस मरीज के अंदर इन सिम्टम को मैनेज करने के लिए हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। लीवोडोपा और कार्बिडोपा ड्रग दी जाती है। ये जो लीवोडोपा और कार्बिडोपा ड्रग है ये स्लाइटली फोटोसेंसिटिव एक्ट वहां पे शो करती है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है वॉकिंग ऑन द यार्ड ऑन ए कोल्ड विंटर डे, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोल्ड वाटर बाथ ले सकता पेशेंट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और फूड आइटम जिसमें हाई कंटेंट होता है वाटर का, ये भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मरीज को सन के सामने, समर डेज के अंदर सन के सामने बीच के ऊपर बैठना रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, है ना? ये फोटोसेंसिटिव रिएक्शन होने की संभावना रहती है। पार्किंसंस डिजीज जो लीवोडोपा और कार्बिडोपा ड्रग के ऊपर रहता है कंटिन्यू, उसको ये एक्ट जो है वो अवॉइड करना है। ए, बी और सी तीनों ही इनकरेक्ट और खोटे जवाब है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिटिंग ऑन ए बीच इन सन ऑन ए समर डेज, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द नर्स is to administer digoxin elixir, digoxin syrup, elixir मतलब सिरप, to a 6 month old with a congenital heart defect। एक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट का बच्चा है, 6 महीने की उम्र है, डिजॉक्सिन सिरप जो है उसको एडमिनिस्टर की जा रही है। द नर्स ऑस्कल्टेट एन एपाइकल पल्स रेट ऑफ 100, एपाइकल पल्स उसने चेक की तो कितनी आई? 100। व्हाट वी शुड, इस समय क्या एक्शन लेना चाहिए, है ना? इन्फेंट जिसमें जिसको डिजॉक्सिन दिया जा रहा है सिरप फॉर्म के अंदर, 6 महीने का बच्चा है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज के लिए डिजॉक्सिन काम में लिया जाता है। डिजॉक्सिन जो है वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज के पेशेंट में एज ए ड्रग ऑफ चॉइस काम में ली जाती है। वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी ड्रग है कंजेनिटल हार्ट डिजीज के केस में, एसाइनोटिक और साइनोटिक दोनों ही कंडीशन के अंदर, क्योंकि कंजेनिटल हार्ट डिजीज में अल्टीमेटली हार्ट फेलियर के सिम्टम आते हैं। और डिजॉक्सिन जो है वो एक तो टेकिकार्डिया को मैनेज करती है एंटी एरिथमिक ड्रग की तरह काम करके, और दूसरा जो है पंपिंग कैपेसिटी को इफेक्टिव बनाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है रिकॉर्ड द हार्ट रेट एंड कॉल द फिजिशियन। रिकॉर्ड द हार्ट रेट एंड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, administer the medication and recheck the heart rate in 15 minutes, hold the medication and recheck the heart rate in 30 minutes। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ड्रग जो है वो है डिजॉक्सिन, दवाई जो है वो कौन सी है? डिजॉक्सिन। अब डिजॉक्सिन ड्रग जो है वो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है। जब भी किसी मरीज को डिजॉक्सिन देते हैं तो डिजॉक्सिन के दो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, ये ब्रेडिकार्डिया करती है, डिजॉक्सिन दवाई जो है वो क्या करती है? ब्रेडिकार्डिया करती है। और दूसरी ये दवाई जो है वो हाइपोकैलेमिया करती है ना? ये दवाई के दो साइड इफेक्ट होते हैं, ये दवाई जो है वो ब्रेडिकार्डिया करती है, और दूसरी ये दवाई जो है वो पोटेशियम के लेवल को कम करती है, हाइपो करती है, लेस करती है, और हार्ट को स्लो करती है, ब्रेडिकार्डिया करती है। अब इस दवाई को देते समय आपको एक तो इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम को चेक करते रहना होता है, और दूसरा मरीज की हार्ट रेट को चेक करके दवाई को एडमिनिस्टर करना होता है। बाय डिफॉल्ट 3 रूल है, इन्फेंट, चिल्ड्रन और एडल्ट। इन्फेंट के अंदर जब हार्ट रेट 90 से कम हो जाए, चिल्ड्रन में जब हार्ट रेट 70 से कम हो जाए, और एडल्ट में जब हार्ट रेट 60 से कम हो जाए, है ना? 3 एज ग्रुप है, इन्फेंट में 90, चिल्ड्रन में 70 और एडल्ट में 60। इससे कम अगर हार्ट रेट हो तो डिजॉक्सिन को हम क्या कर देते हैं? विद होल्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विद होल्ड।
तो यहाँ पे हमारा जो एज ग्रुप है वो इन्फेंट एज ग्रुप है, बच्चा जो है वो 6 महीने का है। अब 6 मंथ के बेबी के अंदर हार्ट रेट आई है 100, जो कि 90 से ऊपर है, 90 से कम नहीं है। इफ इट इज लेस देन 90, हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं हार्ट रेट को और फिजिशियन को कॉल करते हैं। लेकिन अभी ये हम नहीं करेंगे। ये हार्ट रेट तो कितनी है, 100 है, 100 हार्ट रेट नॉर्मल है। तो हम इस हार्ट रेट को असेस किया तो इसको क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो, और दवाई को क्या कर दो, एडमिनिस्टर कर दो। इसको विद होल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हार्ट रेट सही है और इस हार्ट रेट पे ये मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जा सकती है। सी ऑप्शन लिखा हुआ है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एंड रीचेक द हार्ट रेट इन 15 मिनट्स, ये खोटा है। और लास्ट है होल्ड द मेडिकेशन एंड रीचेक द हार्ट रेट इन 30 मिनट्स, ये भी खोटा जवाब है। तो ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रिकॉर्ड करो हार्ट रेट को और दवाई को क्या कर दो, एडमिनिस्टर कर दो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। OCD इज बेस्ट मैनेज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोथेरेपी, कौन सी साइकोथेरेपी के साथ में आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज जो OCD है उसको बेस्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। OCD इज बेस्ट मैनेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोथेरेपी, साइकोडायनेमिक, इंटरपर्सनल, कॉग्निटिव बिहेवियर, सपोर्टिव थेरेपी। कौन सी थेरेपी से आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज को बेस्टली मैनेज कर सकते हैं, साइकोडायनेमिक, इंटरपर्सनल, कॉग्निटिव बिहेवियर और सपोर्टिव। चार तरह की थेरेपी यहाँ पे है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज का नाम है, जिसमें ऑब्सेशन होता है और कंपल्सन होता है। ऑब्सेशन एक थॉट का डिसऑर्डर है और कंपल्सन एक एक्टिविटी का डिसऑर्डर है ना। ओसीडी जो है, ऑब्सेशन और कंपल्सन, ऑब्सेशन किसका डिसऑर्डर है, थॉट का, ये थॉट से संबंधित है। कंपल्सन जो है वो किससे संबंधित है, एक्टिविटी से, एक्टिविटी से। इसमें क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल, ये एक न्यूरोसिस की बीमारी है। ओसीडी कैसी बीमारी है, न्यूरोसिस। साइकेट्री के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। तो ये न्यूरोसिस की बीमारी है, जिसमें मरीज के दिमाग के अंदर कोई एक थॉट आता है, कोई एक आइडिया आता है। फॉर एग्जांपल उसके दिमाग में आ गया उसके हाथ गंदे है ना, उसके हाथ इन्फेक्टेड है, उसके हाथ पे बैक्टीरिया लगा हुआ है। तो पेशेंट क्या करता है, उस थॉट को अपने दिमाग से निकालने के लिए उसको एक एक्ट करना पड़ता है। एक्ट क्या करेगा कि वो हैंड को वॉश करेगा। जैसे ही वो हैंड वॉश करके आया तो उसके दिमाग में दोबारा से सेम आइडिया जनरेट हो गया कि उसके हाथ गंदे हैं और उसके हाथ जो है इन्फेक्टेड है। अब उसका कॉन्शियस माइंड ये कह रहा है कि अभी तूने हाथ धोए हैं, वो हाथ गंदे नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड कह रहा नहीं नहीं हाथ तो है गंदे। तो जैसे ये थॉट आया हाथ गंदे है, वो किस सारी अपनी मैकेनिज्म लगाता है, लेकिन वो थॉट दिमाग से निकलता नहीं है, उसको एक्ट करना ही पड़ता है। तो फिर वो उसने एक्ट किया, हैंड वॉश किया। तो ऐसे बार बार वो दिन में 20, 40, 60, 70, 90 इस तरीके से हैंड वॉश करता है। ये ऑब्सेशन और कंपल्सन दोनों दिखता है, ये उसकी ओसीडी में होता है, वो वॉशर्स कहलाता है। तो इस बीमारी को, इस तरीके की थॉट वाली बीमारी को, ऐसे एक्ट वाली बीमारी को मैनेज करने के लिए साइकोथेरेपी का सहारा लिया जाता है। क्वेश्चन ने पूछा है कि आप वहां पे कौन सी साइकोथेरेपी काम में लेंगे, डायनेमिक, इंटरपर्सनल, कॉग्निटिव या सपोर्टिव। तो बीमारी कॉग्निशन की है, बीमारी थॉट की है, तो थॉट से संबंधित ही चीजें काम में ली जाएगी। बहुत बढ़िया, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, है ना। थिंकिंग की प्रॉब्लम है, थॉट ही गड़बड़ाते हैं, तो उस थॉट को सही करने के लिए थॉट से संबंधित थेरेपीज काम में लेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। A mother of 3-year-old hospitalized with lead poisoning asked the nurse to explain the treatment for her daughter. The nurse's explanation is based on the knowledge that lead poisoning is treated with. 3 साल की के बच्चे की माँ जो है लेड पॉइजनिंग के लिए, है ना, बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया लेड पॉइजनिंग के लिए, और नर्स को एक्सप्लेन कर रही है कि जो ट्रीटमेंट उसकी डॉटर का क्या रहेगा, है ना, लेड पॉइजनिंग, और पूछ रही है क्या ट्रीटमेंट रहेगा उसकी डॉटर के लिए। आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपने नॉलेज के आधार पे कि लेड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है लेड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट, गैस्ट्रिक लावाज करेंगे, चिलेटिंग एजेंट काम में लेंगे, एंटी एमेटिक काम में लेंगे, या एक्टिवेटेड चारकोल काम में लेंगे। लेड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट के बारे में आपको पूछा है, 3 साल का बच्चा है उसको लेड पॉइजनिंग हो गया है। अब लेड पॉइजनिंग का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा आपके अनुसार, फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। लेड पॉइजनिंग, वेरी गुड। कुछ लोगों ने जवाब देने की बिल्कुल सही कोशिश की है, कुछ लोगों ने खोटे जवाब भी दिए हुए। एक्टिवेटेड चारकोल खोटा जवाब है, ये यूनिवर्सल एंटीडोट होता है, यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल काम में नहीं लेंगे, डी खोटा जवाब है। एंटी एमेटिक का कोई रोल नहीं है,
और गैस्ट्रिक लावाज नहीं करते हैं साहब, ए भी खोटा जवाब है। जिन लोगों ने भी ए लिखा है वो खोटा है, डी खोटा है, सी खोटा। तो एक ही बच्चा पीछे, चिलेटिंग एजेंट। जो हैवी मेटल होते हैं, हैवी मेटल जैसे लेड है, आयरन है, उनके अंदर जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर, उनके अंदर सबसे पहले हम चिलेटिंग एजेंट काम में लेते हैं, है ना। जो भी हैवी मेटल होते हैं उसमें चिलेटिंग एजेंट काम में लेते हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हैवी मेटल में लेड आता है, हैवी मेटल में आयरन आता है, और लेड और आयरन दोनों के लिए काम में लेंगे हम चिलेटिंग एजेंट। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए और डी जो है वो यूज करते हैं नॉन कोरोसिव पॉइजन को रिमूव करने के लिए, है ना। जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है और ऑप्शन डी लिखा हुआ है, गैस्ट्रिक लावाज और एक्टिवेटेड चारकोल, ये दोनों काम में लिए जाते हैं जब भी कोई नॉन कोरोसिव पॉइजन हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए। और सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है वोमिटिंग, वो प्रिवेंट करने का यहाँ पे लिखा हुआ है ना। एंटीएमेटिक तो वोमिटिंग को प्रिवेंट करता है, तो वोमिटिंग को प्रिवेंट नहीं करना होता है ना। वोमिटिंग को प्रिवेंट करेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी, तो प्रिवेंशन का ये मैकेनिज्म नहीं है। तो सी भी खोटा है। तो ए, सी और डी तीनों ही गलत जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चिलेटिंग एजेंट इज द चॉइस ड्यूरिंग द हैवी मेटल पॉइजनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट्स टू फिल अप द मेमोरी गैप इज नोन एज। जो भी मेमोरी गैप है उसको फिल अप करने के लिए जो क्रिएटिंग करते हैं अपन इमेजिनरी इवेंट, उसको किस नाम से जाना जाता है। मेमोरी गैप को फुल करने के लिए इमेजिनरी इवेंट को क्रिएट करना क्या कहलाता है। सर्कमस्टेंशियलिटी, नियोलॉजिज्म, कन्फाबुलेशन, कंपल्सन, विच इज द करेक्ट वन। क्या बात है, मतलब कमेंट बॉक्स को आज आपने राफेल बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है साइकेट्री के अंदर, और कई बार हम इसको पढ़ते हैं। इमेजरी इवेंट से फिल कर देते हैं मेमोरी गैप को, है ना। आप कोई चीज है जिस जो मान लो आपको रात को सपना आया, अब आप सुबह उठे तो सपना आपको याद तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ऐसा था, तो आपने अपनी तरफ से कुछ इमेजरी इवेंट से फिल करके वो मेमोरी गैप को फिल कर दिया और सपना आपने बता दिया दूसरे को। तो ये जो है ये कहलाता है, वेरी गुड, कन्फाबुलेशन। क्या कहलाता है? कन्फाबुलेशन। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम लोगों ने, लगभग 100% लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत ही शानदार। सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी दो चीज होती है, जिसमें किसी भी आदमी को कोई भी चीज पूछने पे, है ना, कोई भी चीज पूछने पे वो उस चीज के बारे में जब बताने लगता है तो जो पूछा है वहां तक नहीं पहुंचता है और घूमता ही रहता, घूमता ही रहता। मान लो आपने ये कुछ पूछा है तो उसके इर्द गिर्द आपको घुमाता रहेगा, लेकिन जो पूछा है वहां तक वो नहीं पहुंच पाता है, सर्कमस्टेंशियलिटी कहलाता है। और पहुंच जाता है तो टेंजेंशियलिटी कहलाता है। नियोलॉजिज्म का मतलब होता है कोई भी नया वर्ड बोल देना, है ना। आपने कुछ पूछा, आपका नाम क्या है, उसने बोला सनकबद आजा, तो ये कोई नाम नहीं होता है, ये कोई नया वर्ड है जो मरीज ने क्रिएट कर दिया अपनी तरफ से, इसको नियोलॉजिज्म कहते हैं। और कंपल्जन अभी हमने पढ़ा, ऑब्सेशन और कंपल्जन। ऑब्सेशन थॉट होता है और कंपल्जन एक्ट का डिसऑर्डर है, कोई भी एक्ट करना, जो भी दिमाग में थॉट आया उसको रिमूव करने के लिए कोई एक्ट करते हैं, उसको कंपल्जन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, कन्फाबुलेशन। जो भी मेमोरी गैप है इमेजिनरी इवेंट से उसको फिल कर देना कन्फाबुलेशन कहलाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। An 18-month-old is scheduled for a cleft palate repair. The usual type of wristband for the child with a cleft palate repair are। बच्चे का उम्र 18 मंथ है, क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर जो है उसके लिए बच्चे को लाया गया है। कौन सा रिस्टेंट काम में लिया जाएगा क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर के वाले बच्चे के अंदर? कौन सा रिस्टेंट काम में लेते हैं? एल्बो रिस्टेंट, फुल आर्म रिस्टेंट, रिस्ट रिस्टेंट, मम्मी रिस्टेंट। कौन सा रिस्टेंट काम में लेते हैं जिस बच्चे में क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर आपने किया है? बच्चे का उम्र 18 मंथ है, क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर के लिए बच्चा आया है, कौन सा रिस्टेंट आप काम में लेंगे वहां पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिएगा कंसेप्ट क्या है। क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के बाद में जो सुचर साइट होती है वहां पे बच्चा अपने लिम्ब से उनको डैमेज कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सुचर साइट डैमेज ना हो इसके लिए हमें वहां पे रिस्टेन करना है, और वो जो रिस्टेन है वो बहुत ज्यादा मतलब मोर रेस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव काम ले लो। मतलब इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है कि बच्चे को एकदम आपने मम्मी रिस्टेन से पूरा लपेट के रख दिया,
रिस्ट रिस्टैंड पूरी, आप हाथ ही नहीं हिलाने दे रहे हो, रिस्ट ही नहीं हिलाने दे रहे हो, पूरा आर्म को रिस्टैंड कर दिया, तो ये जो रिस्टैंड है ये मोर रिस्टैंड कहलाता है। मोर रिस्टैंड का मतलब बहुत ज्यादा रिस्टैंड कर दिया। रिस्टैंड वर्ड का मतलब होता है बांधना, है ना। तो ये बहुत ज्यादा बांध दिया आपने, इतना बांधने की जरूरत नहीं थी, बच्चा ही तो है बेचारा, तो इतना नहीं बांधना उसको। सिंपली आप क्या कर दो, एल्बो को रिस्टैंड कर दो। बहुत ही बढ़िया, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप एल्बो को रिस्टैंड कर दो, आर्म को, अपर आर्म को फ्री रख दो, है कि नहीं है। तो बच्चा इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन में नहीं आएगा। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एल्बो रिस्टैंड काम में लिया जाता। 18 महीने का बच्चा, क्लब पैलेट की सर्जरी रिपेयर करने का हमने सोचा, एल्बो हम उसको क्या कर देंगे, रिस्टैंड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द पार्ट ऑफ माइंड दैट डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड एक्ट एज सेंसर ऑफ बिहेवियर इज नोन एज। ब्रेन का वो पार्ट जो गलत और सही के बारे में हमें बताता है, राइट और रॉन्ग के बारे में सेपरेशन करता है, और एक्ट करता है एज ए सेंसर ऑफ बिहेवियर इज नोन एज। आपका क्या बिहेवियर होगा, वो बिहेवियर के सेंसर के रूप में जो काम करता है, जो राइट और रॉन्ग के बारे में बताता है। इद, ईगो, सुपर ईगो, ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया। इद, ईगो, सुपर ईगो, ऑल ऑफ द अबव, राइट और रॉन्ग, एक्ट एज ए सेंसर ऑफ बिहेवियर। इद जो होती है, इद, है ना, इद जो है वो किसी भी चीज को देख के उस चीज के बारे में आपके माइंड में आने वाला जो प्लीजेंट जो थॉट है, वो ईद कहलाती है। मतलब आपने किसी चीज को देखा और उस चीज के बारे में आपके दिमाग में थॉट आया, यानी ये चीज मेरी होनी चाहिए, वो चीज आपको पसंद आ गई, ये ईद कहलाती है। ईगो वो सारे तरीके जिससे आप उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ईगो के अंदर आते हैं। और सुपर ईगो वो चीज आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उस चीज की कितनी जरूरत है, वास्तव में वो चीज आपके लिए सही है या नहीं है, इसके बारे में जो सोच विचार होता है, राइट और रॉन्ग, और आपका जो सेंसर ऑफ बिहेवियर है, वो सुपर ईगो कहलाता है। डेफिनेटली, वेरी गुड, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एग्जैक्टली, जो राइट एंड रॉन्ग, जो आइडियल प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, जो सही और गलत को डिस्टिंग्विश करके निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, वो माइंड का लेवल सुपर ईगो के नाम से जाना जाता है। तो ए, बी और डी तीनों खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है, सी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। उसके अलावा एक काम करें, इस चैनल, उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, बन जाइए किसी की मुस्कान का कारण, और भेज दीजिए ये कंटेंट उस सब पीपल को जिनको जरूरत है इस तरीके के कंटेंट की, ताकि वो भी एक बेहतरीन भविष्य की तरफ, बेहतरीन भविष्य का दरवाजा खोल सके। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्शनल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।